हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। आज हम लोग बिपिन चंद्रा का अगला चैप्टर, और जो अगला चैप्टर है वह है 1857 के रिवोल्ट के बाद। 1857 के बाद किसान आंदोलन और किसान विद्रोह। किसान आंदोलन और किसान विद्रोह। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ। जिस तरीके से इन्होंने चैप्टर को लिखा है तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। इनका ये अगला चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका था 1857 के रिवोल्ट के बारे में, और ये सब इन्होंने इंट्रोडक्टरी लिखा है, ज़्यादा इस पर डीप में नहीं गए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग किसान 1857 के बाद किसान आंदोलन और किसान विद्रोहों के बारे में। वैसे किसानों के ऊपर ब्रिटिश सरकार की उपनिवेशवादी नीतियों का सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जिस समय ब्रिटिश शासन की यहाँ पर स्थापना हुई उस समय कृषि यहाँ के लोगों का मेन व्यवसाय था। तो अंग्रेज़ों ने कृषि को काफ़ी टारगेट किया। इनकी जो नई टैक्सेशन पॉलिसी रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इन दोनों ने कृषि के ऊपर एक्सेस बर्डन डाला है। इनकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी रही है, जो टैक्सेशन पॉलिसी रही है, उसके कारण यहाँ के उद्योग नष्ट हो गए। और जब उद्योग नष्ट हो गए तो जो लोग उद्योगों में लगे हुए थे वे लोग भी खेती में काम करने के लिए मजबूर हो गए। खेती के ऊपर यानी कृषि के ऊपर जो पहले से ही दबाव बना हुआ था, यानी एक्सेस पॉपुलेशन का बर्डन था, और वो रेशियो और बढ़ गया। यानी वे लोग जो उद्योगों से वापस आए वे भी कृषि में लग गए। इसके अलावा जो रैयतवाड़ी इलाकों में लगान की दरें बेतहाशा बढ़ाकर, ठीक यही काम सरकार, मतलब रैयतवाड़ी जो इलाके थे नहीं, कुल मिला के आपको मैंने बताया होगा 1857 के रिवोल्ट के पास कि ब्रिटिश शासन काल में जो टैक्सेशन पॉलिसी है तो 3 प्रकार की इन्होंने कर प्रणाली अपनाई थी किसानों से कर लेने के लिए। एक तो था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, एक है आपका महालवाड़ी बंदोबस्त, और एक था आपका जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त। ये 3 प्रकार की इनकी टैक्सेशन पॉलिसी थी किसानों से कर वसूलने के लिए। और इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो वैसे तो ब्रिटिश काल के पहले जब भी कभी रैयतवाड़ी सेटलमेंट रहा है, जैसे शेरशाह सूरी ने लागू किया इसको, तो हर जगह रैयतवाड़ी जो है ये किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था रही है। लेकिन ब्रिटिश काल में ये किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसमें किसानों को लैंड ओनरशिप दी गई। जब किसानों को लैंड ओनरशिप दी गई तो आवश्यकता पड़ने पर, चूंकि टैक्स की रेट काफ़ी ज़्यादा था, हाई था, तो किसानों ने अपने ज़मीनों को बंधक रखना शुरू कर दिया। और एक बार अगर ज़मीनों को बंधक रख दिया गया तो महाजनों के चंगुल में फंस जाते थे, फिर उनके हाथों से निकल पाना किसानों के लिए संभव नहीं था। तो देशी और विदेशी दोनों प्रकार का शोषण किसान झेल रहे थे। और ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद इस शोषण में काफ़ी तेज़ी हुई थी, या ब्रिटिश शासन काल में ये शोषण काफ़ी बढ़ गया था। वैसे तो इस देश में किसान हमेशा शोषित रहा है, लेकिन ब्रिटिश काल में उसकी दशा सबसे ज़्यादा दयनीय रही है। और न केवल अंग्रेज़ों ने उन्हें लूटा या परेशान किया, उनका शोषण किया, यहाँ के महाजनों ने, साहूकारों ने, जमींदारों ने, उन लोगों ने भी किसानों का शोषण किया। अब इस अतिशय शोषण की वजह से किसान जो है एक तरफ तो अपनी ज़मीनों से वंचित हो रहे थे और दूसरी तरफ भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे थे। अब उनके पास रास्ता क्या था? ठीक है, तो मजबूरी में वो डकैत बन रहे थे, या अब विद्रोह भी एक रास्ता था कि विद्रोहों के माध्यम से शायद वो अपने आप को इस शोषण से मुक्त कर सकें। वैसे पुरानी फिल्मों को आपने देखा होगा, तो उसमें किसानों की ज़मीनें छीन ली गई, उनमें से एक हीरो जो है वो डाकू बन जाता है, और डाकू बनने के बाद जो है वो ज़मींदारों से बदला लेता है ना। सुनील ने कई ऐसे डाकू के रोल किए हैं जिनकी ज़मीनें छीनी गई। तो ये कोई फिल्मी स्टोरी बस नहीं है। ब्रिटिश काल में ये सब किसानों ने झेला है, और मुझे तो लगता है कि ब्रिटिश काल ही नहीं, लगभग हर एक काल में किसान की दशा खराब रही है। और आज भी जब हम विज्ञान और
चांद पे और मंगल ग्रह पे बसने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे किसान आज भी शोषण के शिकार हो रहे हैं। बिचौलियों का शोषण, सरकार की नीतियों के कारण उनकी अनेक समस्याएं हैं, तो कई प्रकार के इश्यूज उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं किसानों को। खैर, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ब्रिटिश काल के शोषण की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो ब्रिटिश की कर प्रणाली, यानी ब्रिटिश सरकार ने जो कर वसूल करने के लिए जो सिस्टम बनाया, एक तो वो था कर प्रणाली उनका। कर प्रणाली के अलावा उनकी जो आयात निर्यात नीति रही है, आयात निर्यात नीति, इन सब का परिणाम ये हुआ कि जो हमारा किसान था वो बेरोजगार हो गया और अतिशय शोषण का शिकार हो गया, महाजनों के जाल में फंस गया, भुखमरी के कगार पे पहुंच गया। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो चोरी डकैती करे या विद्रोह करे। तो कुछ विद्रोह भी हुए हैं, चोरी डकैती भी की है किसानों ने मजबूरी में, और कुछ विद्रोह भी हुए हैं। तो 1800 हमारा जो टॉपिक है 1857 के बाद जो किसानों के आंदोलन हुए हैं, हमें उसको देखना है। तो 1857 के बाद जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बड़ा रिवोल्ट है वह है आपका 1859 और 60 का नील आंदोलन। नील आंदोलन ये 1859-60 का आंदोलन है। और ये नील आंदोलन कहाँ से संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा कि ये बंगाल से संबंधित है। ये बंगाल का आंदोलन है और शोषण के खिलाफ ये किसानों की सीधी लड़ाई थी। अब ये चक्कर क्या है नील का, देखिए, नील उत्पादकों ने किसानों से जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया, और जिस ज़मीन पर बढ़िया चावल होता था उस ज़मीन पर उनसे जबरन नील पैदा कराई जा रही थी। और नील उत्पादक जो थे वो यूरोपीय थे, और ये गांव में कारखाने लगाते थे नील के, वहाँ पे नील शोधन के लिए, और किसानों को जबरन मजबूर करते थे कि किसान अपनी भूमि पर नील की खेती करें। और क्या करते थे ये लोग, किसानों को कुछ एडवांस दे देते थे, और एडवांस दे करके उनसे नील की जो खेती करवाते थे उनकी सारी वह फसल खरीद लेते थे, और उस पर वो रेट डालते थे जो रेट वो चाहते थे। यानी दोनों चीज़ें, एक तो आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी, दूसरी चीज़ आपको उसी रेट पर उसे बेचना पड़ेगा जिस रेट पर वो नील के जो उत्पादक थे, किसान तो नहीं, जो नील जो भाई नील तो खेती से प्राप्त होता था, उसकी जो प्रोसेसिंग होती थी उसके लिए फैक्ट्रियां लगाई जाती थीं। तो ये जो अंग्रेज जो थे, ये लोग क्या करते थे, किसानों को मजबूर करने के साथ ही साथ उन्हीं मूल्यों पर किसानों से उस फसल को खरीदते थे जिस मूल्य पर वो खरीदना चाहते थे। और कई बार तो ये था कि किसानों को पैसे भी नहीं दिए जाते थे, नील उत्पादक बिना पैसा दिए ही किसानों को खेती करने के लिए मजबूर कर देते थे। अब ऐसी स्थिति में किसानों की दशा का खराब होना तय था। 1857 में 29 नील उत्पादकों और एक जमींदारों को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, और तभी से लोग यह कहने लगे कि जो रक्षक वही वक्षक हैं। और 1859 के मध्य में बंगाल के नील किसानों को जब यह लगा कि इस मामले में सरकार अब उनका साथ नहीं देने वाली है, तो किसानों में असंतोष बढ़ रहा था। और डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्रावकर ने एक सरकारी आदेश पढ़ने में जरा से चूक कर दी। उन्होंने 17 अगस्त 1859 को पुलिस के नाम फरमान जारी कर दिया था कि नील उगाने वाले रैयतों से संबंधित विवादों में जमीन पर रैयतों का कब्जा बरकरार रहेगा और वे उस पर अपनी मर्जी की फसल उगा सकेंगे। पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोई नील उत्पादक या अन्य कोई व्यक्ति रैयतों के मामले में हस्तक्षेप न करने पाए। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब की जो ये घोषणा थी, ये बंगाल में आग की तरह फैल गई, और किसानों को लगा कि अरसे से चल रहे शोषण के खात्मे का वक्त आ गया है।
शुरू में किसानो68 ने शांति से संघर्ष किया, अधिकारियों के पास अर्जियां भेजी, प्रदर्शन किए, लेकिन जब उसका कोई असर नहीं पड़ा तो सितंबर 1859 में उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से अपने आंदोलन की शुरुआत की और नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहाँ के किसानों ने एकजुट होकर नील की खेती बंद कर दी। तो अब यहाँ पे नील किसानों के जो नेता मिलेंगे आपको, तो दो नेताओं का नाम आप याद रखिएगा। एक तो है दिगंबर विश्वास और दूसरे नेता हैं आपके विष्णु विश्वास। यानी 1857 के बाद जो नील रिवोल्ट हुआ है, उस नील रिवोल्ट के दो लीडर हैं, एक तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, और इन्हीं के नेतृत्व में किसानों ने एकजुट होकर नील की खेती बंद कर दी। और 13 सितंबर को नील उत्पादकों ने करीब 100 लठैतों को गोविंदपुर भेजा और इन लठैतों ने गांव पर हमला कर दिया। लाठियां और भालों से लैस किसानों ने हमले को नाकाम कर दिया और यह आग दूसरे क्षेत्रों में तेजी से फैल गई। किसानों ने कई जगहों पर उत्पादकों से अग्रिम लेने और करार करने और नील उत्पादन करने से मना कर दिया। 1860 की वसंत ऋतु के आते आते बंगाल के उन सभी जिलों में आंदोलन फैल गया जहां नील की खेती होती थी। यानी 1860 के आसपास आप देखेंगे यह आंदोलन पूरी तरीके से पूरे बंगाल में फैल गया और 1860 के अंत तक आते आते नील की खेती पूरी तरीके से बंद हो गई। और इस नील आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया? उन किसानों ने दिया जिनकी स्थिति थोड़ी आर्थिक रूप से अच्छी थी। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट एक समाचार पत्र था, उसका नाम है हिंदू पैट्रियट। इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। इन्होंने किसानों के शोषण, सरकारी अधिकारियों के पक्षपात और उनके विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर चल रहे किसानों के संघर्ष के बारे में अखबारों में काफ़ी खबरें छापी। कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि हिंदू पैट्रियट ने इस आंदोलन का समर्थन किया और इसके संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने काफ़ी कुछ लिखा और 1860 में लिखा, बंगाल को अपने किसानों पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि बंगाल के किसानों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया और बंगाल के किसानों ने जो आंदोलन चलाया वो आंदोलन जो है इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में दर्ज हुआ। दीनबंधु मित्र के एक नाटक नील दर्पण में भी इस आंदोलन का उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखिएगा, ये भी एक फैक्ट की चीज़ है। दीनबंधु मित्र, C.F. एंड्रयूज को कहते हैं दीनबंधु मित्र। इनका एक नाटक है नील दर्पण और नील दर्पण में इन्होंने इस आंदोलन का जिक्र किया है और किसानों के शोषण को उजागर करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से किसानों का शोषण हो रहा था। सरकार ने कुछ सुधार लागू किए और नवंबर 1860 में अधिसूचना जारी करके रैयत को नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया। यानी नील आंदोलन काफ़ी हद तक सफल रहा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने फाइनली 1860 में एक अधिसूचना जारी की और अधिसूचना के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। किसान अगर चाहें तो स्वेच्छा से नील की खेती कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 1857 के विद्रोह के बाद जो नील विद्रोह हुआ किसानों का, वह काफ़ी हद तक सफल हुआ। कुछ फैक्ट थे इसमें याद करने के लायक जो मैंने आपको बता दिया। अब अगले विद्रोह की अगर हम बात करें तो अगला विद्रोह था आपका किसानों का पामना विद्रोह, और पामना विद्रोह हुआ है आपका 1873 से 1876 के बीच। पामना विद्रोह
1873 से 1876 के बीच। और ये विद्रोह जो है कहाँ पे हुआ, तो बंगाल के ज़्यादातर इलाकों में 1870 के दशक में और 1880 के दशक में बड़े पैमाने पर किसानों में अशांति रही है। और इसका कारण था कि जमींदारों के द्वारा लगान की सीमा में वृद्धि कर दी गई। 1859 के अधिनियम 10 के तहत काश्तकारों को जमीन पर कब्जे के जो अधिकार मिले थे उसे काश्तकारों को वंचित रखने की साजिश भी जमींदार कर रहे थे। इसके लिए किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, उन्हें जबरन जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। उनकी फसलों और पशुओं की जब्ती के अलावा जमींदार उन्हें तरह तरह के मुकदमे में फंसा रहे थे। इस तरह के अत्याचार और दमन के खिलाफ किसानों में असंतोष बढ़ता गया और उन्होंने इसका मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी। और 1873 में पावना जिले के याद रखिएगा, पावना जिले के यूसुफ शाही परगना में किसान संघ की स्थापना की गई। पावना जिले के यूसुफ शाही परगना में किसान संघ की स्थापना की गई। किसान संघ की स्थापना की गई। संघ ने किसानों को संगठित किया। संघ द्वारा आयोजित सभाओं में हजारों किसान शामिल होते और गांव-गांव जुलूस निकालकर वहां के किसानों से भी संघ में शामिल होने की अपील करते। कुछ दिनों बाद संघ ने लगान हड़ताल की और किसान संघ जो बना, इस किसान संघ ने लगान हड़ताल की कि मतलब हम लगान नहीं देंगे। लगान हड़ताल की किसान संघ ने और किसानों ने लगान चुकाने से मना कर दिया। संघ ने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए और मुकदमे लड़ने के लिए रैयतों ने दिल खोल कर संघ को चंदे दिए। और धीरे धीरे यह संघर्ष पावना के अन्य भागों और पूरे बंगाल के दूसरे जिलों में फैल गया। हर जगह किसान संघ बने, लगान देना बंद कर दिया गया, जमींदारों को अदालतों में खींचा गया। लेकिन किसानों की लड़ाई मुख्यतः कानूनी मोर्चे पर ही सीमित थी। इतने बड़े पैमाने पर चले आंदोलन के दौरान हिंसक वारदातें नाम मात्र की हुई। किसान तभी हिंसा का सहारा लेते जब जमींदार जबरन उनसे अपनी शर्तें मनवाना चाहते। जमींदारों के घरों को लूटने और पुलिस स्टेशनों पर हमले की कुछ घटनाएं भी हुईं। कभी कभी अदालतों के फैसले को लागू कराने के मामले में भी रोड़े अटकाए गए तो किसानों ने लाठी का सहारा लिया। लेकिन ऐसे मामले इक्का दुक्का ही थे। आंदोलन के दौरान शायद ही कोई जमींदार या उसका कारिंदा मारा गया हो या गंभीर रूप से घायल हुआ हो। दरअसल जब तक किसान अपने कानूनी अधिकारों के प्रति काफ़ी जागरूक हो गए थे और कानूनी लड़ाई लड़ना सीख गए थे, एकजुट होकर अपने संगठन बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर रहे थे। कृषक अशांति का दौर करीब 1885 तक चलता रहा, लेकिन ढेर सारे विवाद पहले ही सुलझा लिए गए थे। इनमें से कई मामले सरकारी दबाव और बीच बचाव से हल कराए गए और कई मामले में तो जमींदारों ने डर के मारे खुद ही समझौते कर लिए। इन जमींदारों को किसानों की संगठित शक्ति से डर लगने लगा और उन्हें आशंका थी कि मुकदमों के चक्कर में फंसकर उनका नुकसान ही होगा। इस तरह बहुत से किसानों की जमीनों पर कब्जे का अधिकार वापस मिल गया। 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर एक तरह से ब्रिटिश सरकार ने खानापूर्ति कर दी। लेकिन इस आंदोलन के प्रति जमींदारों और उपनिवेशवादी साम्राज्य से समझौते का रुख इसलिए अपनाया कि आंदोलन महज किसानों की तात्कालिक समस्याओं और शिकायतों को दूर करने और तत्कालीन कानूनों के तहत उन्हें दिए गए अधिकारों को अमली जामा पहचानने की मांग तक सीमित था। न तो यह आंदोलन जमींदारी प्रथा के खिलाफ था और न ही किसी स्तर पर यह आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति से जुड़ा हुआ था। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो पावना का जो विद्रोह हुआ जो बंगाल के पावना जिले के यूसुफ शाही परगना से शुरू हुआ था, फिर किसान संघों की स्थापना हुई, फिर किसानों ने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे किए और ये जो संघर्ष चलता रहा किसानों का, और ब्रिटिश सरकार ने कई जगहों पर किसानों के समर्थन में कानून वगैरह भी बनाए। तो इसके पीछे कारण यही थे कि ये जो आंदोलन था इसमें न तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की बात की जा रही थी और न ही ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की बात की जा रही थी। ये किसानों की तत्कालिक समस्याओं को हल करने को लेकर चलाया गया आंदोलन था। और शायद इसीलिए इस आंदोलन में भी काफ़ी हद तक हमें
सफलता दिखाई पड़ती है। किसान संघों ने स्पष्ट किया है कि हम जो है जमींदारों के खिलाफ नहीं हैं। यह इन नेताओं ने नारा भी दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रईस होना चाहते हैं, बस इस शोषण से हमें बचाया जाए जो हमारा हो रहा है। यानी कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि ये जो आंदोलन हुआ पावना का, इस पावना आंदोलन के पीछे केवल एक ही मुद्दा था कि किसानों की जो समस्याएं हैं तात्कालिक रूप से उन समस्याओं को हल किया जाए। देश की आज़ादी या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इस आंदोलन का मुद्दा नहीं था। तो इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद 1875 का दक्कन उपद्रव हुआ है। 1875 का दक्कन उपद्रव, दक्कन उपद्रव 1875 का अहमदाबाद और पूना के अहमदनगर जिले में। कहाँ पे हुआ ये? महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिले में। अहमदनगर जिलों में कब हुआ? तो 1875 में हुआ। किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया। यहाँ रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत लगान की वसूली सीधे किसानों से की जाती थी और किसानों को जमीन का मालिक माना जाता था। लेकिन यहाँ पर किसानों की दशा अच्छी नहीं थी। करों की जो मांग थी वो ज़्यादा थी और इसके चक्कर में किसान जो है कर्ज के जाल में फंसता जा रहा था और किसानों की फसल खराब होने पे भी उन्हें किसी प्रकार से रियायत नहीं दी जाती थी। तो ये कुछ समस्याएं थी और इन्हीं समस्याओं को लेकर दक्कन में विद्रोह हुआ और 1874 में सिसूर तालुका के करडाहा गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने भीतर ही भीतर किसानों को काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित कर दिया। कालूराम नाम के एक महाजन ने एक कर्जदार किसान के खिलाफ अदालत में डिग्री ले ली थी कि उसके तहत उसे किसान के घर पर कब्जा मिलना था और गांव वालों ने कालूराम को समझाया कि वह कब्जा न ले, लेकिन वह न माना। तब गांव वालों ने बाहरी महाजनों का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया ताकि अपने गांव के लिए वे महाजनों पर शांतिपूर्ण ढंग से दबाव डाल सकें। किसानों ने महाजनों और सूदखोरों व्यापारियों की दुकानों से सामान खरीदना बंद कर दिया। उनके खेतों की जुताई करने से भी किसानों ने इनकार कर दिया और बुलेटीदारों यानी गांव की प्रजा अर्थात नाई, धोबी, बढ़ई, लुहार, मोची आदि पर भी पाबंदी लगाई गई कि ये महाजनों के यहाँ कोई काम नहीं करेंगे। इस तरह उनके यहाँ घरेलू नौकरों को काम करने पर भी रोक लगा दी गई। जब इस बहिष्कार के कारण महाजनों ने गांव छोड़कर जाना चाहा तो उनकी गाड़ियां खींचने या उन्हें सवारी उपलब्ध कराने का भी कोई तैयार नहीं हुआ। महाजनों के बहिष्कार में जो किसान या बुलेटीदार शामिल न होते उन्हें भी बिरादरी से बाहर कर दिया जाता। यह सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा जिले के गाँव में तेजी से फैला, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चला क्योंकि ये तरीका बहुत प्रभावी नहीं साबित हुआ और 12 मई 1875 में भीमथरी तालुका के सूपा इलाके में बाजार का दिन था। आसपास के किसान वहां जमा हुए थे। उन्होंने महाजनों के घरों और दुकानों पर हमला बोल दिया। किसानों को बेवकूफ़ बनाकर या जबरन लिखा लिए गए पुरनोट, इकरारनामे और कर्जों के मामलों में अदालतों की डिक्रियां और दूसरे सभी दस्तावेज लूटकर किसानों ने खुलेआम जला दिए। देखते देखते आग पूना, अहमदनगर जिले के दूसरे गाँव में फैल गई और उपनिवेशवादी सत्ता ने भी इस असंतोष का फ़ायदा उठाया है और किसानों को महाजनों के आक्रोश से बचाने की कोशिश की है और कुछ ऐसे कानून बनाए हैं ताकि किसानों को रियायत दी जा सके और किसानों की रक्षा हो सके। कुल मिलाकर आप ये मत सोचिएगा कि ब्रिटिश सरकार जो है बड़ी लिबरल हो गई किसानों को लेकर। उसका जो आप थोड़ा सा मनोभाव चेंज देख रहे हैं वो केवल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी उसे लग रहा है कि किसान उसके विरोधी नहीं है। किसान
अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं और समस्याएं ब्रिटिश सरकार से उनको नहीं है, समस्या उनको किससे है? समस्या उनको जमींदारों से है, महाजनों से है। इसलिए छोटे मोटे कानून बनाकर किसानों को शांत करने की कोशिश ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस दौर में की गई है। लेकिन ब्रिटिश सरकार कदापि भी किसानों की हितैषी कभी नहीं रही है, न ही ब्रिटिश सरकार ने किसानों के पक्ष में वास्तविक अर्थों में कोई विशेष सुधार करने का प्रयास किया है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि 1857 के विद्रोह के बाद किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने किसानों के लिए थोड़े बहुत कानून बनाए जिससे उनको थोड़ा सा रियायत मिल सके, और किसानों के अनेक विद्रोह हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, और उन विद्रोहों और आंदोलन को द्वारा किसानों ने अपनी स्थिति को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास किया है। वैसे बड़े पैमाने पर किसानों के अंदर जागरूकता जब आएगी, वो आएगी राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण में आएगी, जब महात्मा गांधी का युग शुरू होगा, तब जाके किसान पूरी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ पाएंगे और किसानों की समझ में ये आएगा कि हमारे देश की समस्याओं को हल करने का एक उपाय है कि देश से उपनिवेशवादी शासन को उखाड़ फेंका जाए। केवल जमींदारों, साहूकारों और महाजनों से बचना या बचकर ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो इसलिए वो आंदोलन के साथ जुड़ गए। हालांकि देश को आज़ादी भी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं आज भी हमारा किसान वो दुखी है, परेशान है, और निश्चित रूप से सरकार को उसकी समस्याओं को हल करने के लिए कोई गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है कि वो ब्रिटिश काल की तरह से फिर से आंदोलन और विद्रोह के रास्ते पर न भटक जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए कुछ गंभीर प्रयास किए जाएं। तो इसके साथ आज इस अध्याय को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। ओके, नमस्कार।